नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। एक खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप भी गूगल मैप पर भरोसा करते हैं तो सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए क्योंकि आपकी भी जान और जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। सहारनपुर से कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पर मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र जब गूगल मैप का सहारा लेकर के एक धार्मिक स्थल के लिए निकले थे तो बरसाती नदी में वो गिर गए। वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं जहां पर जो मेरठ यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो इस सहारनपुर में गूगल मैप के सहारे चल रहे थे और वो बरसाती नदी में जा गिरे। गनीमत रही कि इन चारों की जिंदगी बची, लेकिन गूगल मैप कितना खतरनाक है ये इससे समझ में आता है। ये तस्वीरें आपको सहारनपुर की दिखाते हैं। बिल्कुल वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बता दें कि किस तरीके से गूगल मैप के भरोसे पर अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं आप। कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि उससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई जहां पर गूगल मैप ने ना सिर्फ लोगों को गलत रास्ता दिखाया बल्कि लोगों को जंगल तक भी लेके गए और कभी कभी गूगल मैप की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी भी खोई है। और यहाँ पर भी सहारनपुर में मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र जो निकले थे एक धार्मिक यात्रा के लिए, या यूं कहें कि उनको भगवान ने बचा लिया, बरसाती नदी में गिर गए। और बरसाती नदी में गिर गए लेकिन उनकी जान जो बची है वो उनकी तैराकी की वजह से बची है। वो तैर करके निकले, शीशा खोल के बाहर निकल गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई, गनीमत रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में सभी लोग गूगल पर भरोसा करते हैं और गूगल के भरोसे से ही आगे अपने गंतव्य तक जाने के लिए उसको सही एक रास्ता मानते हैं। और यही कारण है कि लोग पूछना भी अब जरूरी नहीं समझते और जैसा गूगल रास्ता दिखाता है उसी के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन गूगल पर भरोसा करना कितना खतरनाक है, ये कहानी, ये जो घटना हुई है सहारनपुर में, ये तस्दीक करती है इस बात की कि गूगल पे बिल्कुल या बहुत ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है। समय रहते अगर आप पूछ लेंगे और अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो जरूर कहीं रोक कर गाड़ी किसी से जरूर पूछिए कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक और घटना आई थी जहां पर आधे पुल के ऊपर से गाड़ी नीचे गिरने पर कुछ लोगों की जो जान चली गई थी, उस ऐसी घटना लगातार कहीं ना कहीं से आती है। लेकिन जो घटना आई है सहारनपुर से, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है क्योंकि आज की डेट में लोग गूगल पर व्यक्तियों से ज्यादा भरोसा करते हैं और सबसे पहले घर से निकलने से पहले गूगल को ही अपना मार्गदर्शक मान करके उस जिस जगह जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना है उसको सेट करते हैं और उसके भरोसे निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी गूगल गली मोहल्ले से भी होकर के गुजरता है, गांव में लेकर के चला जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। तो इस बात की तस्दीक है कि आप लोग या जो भी लोग हैं गूगल पे 100% भरोसा करते हैं, उनको कम से कम अभी रास्ते में रोक करके गाड़ी कम से कम तस्दीक कर लेनी चाहिए कि वो सही मार्ग पर है या नहीं है, क्योंकि गूगल के भरोसे चलना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर ही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, सबसे पहले ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ पुलिसिंग की लगातार मैं चर्चाएं करता रहा हूं और आज भी वही चर्चाएं रहेंगी। देखिए पुलिसिंग चलाई जाती है लेकिन किस तरीके से चलाई जाती है, बार बार उदाहरण पेश किया जाता है प्रतापगढ़ पुलिस की। पहले तो सुशील सिंह की बात करेंगे, किस तरीके से सुशील सिंह को, दो खबरें हैं लेकिन दोनों पुलिस के खिलाफ में है। सुशील सिंह को किस तरीके से 48 घंटों की रिमांड में किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरीके से उसकी सुरक्षा की जाती है। एक ताजा तस्वीर हमारे पास है सुशील सिंह की, वो देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं में उसको लेके जाया जा रहा है। क्या ट्रीटमेंट 48 घंटों में दिया गया होगा, ये बांदगी पेश करती है। वो विजुअल अगर पहले चल जाता सुशील सिंह का, और कोतवाली से निकलते हुए कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं, 6 थानों की फोर्स लगा दी गई, एक अपराधी के लिए 6 थानों की फोर्स लगा दी गई। और उसके जो दो गुर्गे हैं, 25-25 हजार के इनामिया हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और सुशील सिंह का ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है तो सोचिए प्रतापगढ़ पुलिस अन्य अपराधियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करती होगी। पहले एक तस्वीर देखिए जो हमारे पास है इसमें। टाइट पकड़ना है अपने हाथ में।
एक सवाल है ज्ञानेंद्र, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। सवाल ये है कि क्या इस अपराधी को अपनी जान की चिंता है या पुलिस को इसकी जान की चिंता है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो पुलिस वाले हैं उसको घेरे हुए हैं और सुरक्षा घेरा बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 लोग हैं जिसमें से एक तो अपराधी लग रहा है और 2 पुलिस वाले लग रहे हैं जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है। तो सवाल यही है मेरा कि अपराधी को अपनी जान की चिंता है या पुलिस को इस अपराधी की जान की चिंता है? बिल्कुल, अखंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस अपराधी को अपनी जान की चिंता है, क्योंकि इसने पहले भी और इसके वकील ने न्यायालय में साफ तौर पे कह दिया था कि हमारे क्लाइंट को जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। तो 48 घंटे का रिमांड तभी दिएगा। सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा आरोप और 20 से 25 मिनट तक पट्टी के कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पे तांडव करना, उसके बाद इतनी सुरक्षा व्यवस्था। अब दूसरी बात ये करते हैं, इससे केवल प्रतापगढ़ पुलिस पूछताछ नहीं की है कि सुशील सिंह से केवल प्रतापगढ़ की पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, पूछताछ हुई है हरियाणा की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने। अब पूछताछ भी किस चीज पे हुई है सोचिए, एमडी को लेकर के। एक नशा का व्यापार करता है और इसका सरगना कहा जाता है सुशील सिंह। हरियाणा की पुलिस आज से ठीक 3.5 से 4 महीने पहले भी प्रतापगढ़ में आई थी, सुशील सिंह से नोटिस चस्पा की थी। महाराष्ट्र की नारकोटिक्स की टीम आई थी। सोचिए, तब भी ये पुलिस संरक्षण कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की पुलिस ने सुशील सिंह को दिया था, तभी इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब हरियाणा की पुलिस, अब प्रतापगढ़ की पुलिस ने कल एक प्रेस नोट दिया। सोचिए, इतना बड़ा सरगना जो है और जो बंबई से पूरे एमडी के नशे के कारोबार को चलाता है, उसके पास क्या 34 ग्राम ही एमडी मिली। इनके सबसे प्रतापगढ़ की पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होगा और होता रहेगा। और उसके बाद सुरक्षा, 48 घंटे की पूछताछ में जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट इसको भी वीआईपी दी गई। सोचिए, क्या पैसे के रसूख पे ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पूरी व्यवस्थाएं दी गई। एक अपराधी को, एक कोई नॉर्मल अपराधी होता है तो उसको पहले तो सबको पता है कि प्रतापगढ़ पुलिस रिमांड में क्या करती है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग ही चल रहा था। ये भी कहा जाता है कि जेल के अंदर इसकी अलग ट्रीटमेंट चल रही है। क्या पैसे के बल पे पुलिसिंग प्रतापगढ़ की बिक रही है? सवालिया निशान खड़ा होगा। और सुशील सिंह 48 घंटे तक मौज करता रहा, 34 ग्राम एमडी दिखा करके। केवल सोचिए, 48 घंटे की पूछताछ। वो मौज कर रहे थे या उनको किसका संरक्षण प्राप्त है, ये तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल ये उठ खड़ा होता है कि एक ड्रग पैडलर भी बोलेंगे अगर 34 ग्राम या जितना भी ग्राम निकला है वहां पर, और किसी लॉन में निकल के ऐसी जानकारी मिल रही है, और बुधवार को ही पूरी पूरी जो जांच पड़ताल हुई, किसी लॉन के पास उसने किसी मिट्टी में गाड़ करके रखा था। तो अगर ये ड्रग पैडलर है और उसकी निशानदेही पर ये जो ड्रग है ये बरामद हुई है, अगर ये खबरें निकल करके सामने आ रही जो आप बता भी रहे हैं, तो क्या पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत भी इसके खिलाफ कार्रवाई की है? और सबसे बड़ी बात है, क्या एक एनडीपीएस एक्ट का अपराधी बीजेपी में ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से कहीं ना कहीं एक जिले में ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से काम कर रहा है, तो क्या बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन लिया है? क्या उनको पार्टी से निकाला गया? क्या कुछ हुआ है इसको लेकर के भी? क्या बीजेपी की तरफ से कोई खबर निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि एक ड्रग पैडलर, ये ड्रग पैडलर ही बोला जाएगा। कितने ग्राम है ये तो पुलिस का काम है, उसको सर्च करना, पता करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी ही निशानदेही पे अगर ये बरामद हुआ है तो एक ड्रग पैडलर ब्लॉक प्रमुख बन जाता है। कैसी कैसी गाड़ियों काफिले से चलता है, पूरा का पूरा प्रतापगढ़ देख रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप उसका रसूख का इस्तेमाल करके आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन समाज में किस तरीके के लोग हम जैसी जनता को ट्रीट करते होंगे या हमारे ऊपर राज करते होंगे, इस घटना से साफ तौर पर देखा जा सकता है ज्ञानेंद्र। लेकिन एक यही सवाल है, क्या ज्ञानेंद्र बिल्कुल इतना है, क्या पुलिस प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है ड्रग पैडलिंग को लेकर के, या फिर हरियाणा पुलिस की जो बात करें उसकी निशानदेही पर ये सारी चीजें मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, प्रतापगढ़ की पुलिस की ओर से बयान आया है। कल एक बयान जारी किया गया कि 48 घंटे की पूछताछ में 34 ग्राम एमडी नशे का जो है सामान सुशील सिंह की निशानदेही पे प्राप्त हुआ है और उसके खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के धाराओं के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बिल्कुल, लेकिन नशे का इतना बड़ा कारोबार कोई अकेले नहीं चला सकता है, जो कि पूरे प्रतापगढ़ में
इतने बड़े कारोबार को संभाल सके। फिलहाल ऐसा बताया भी ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसके खिलाफ जो है गंभीर मुकदमे दर्ज है। तो देखिए पूरा सरगना कहीं ना कहीं कोई कारोबार करेगा तो आराम से नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं संरक्षण पुलिस का प्राप्त था। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं अखंड। मेरे पास एक विजुअल है, कल एक वकील के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई। किस्मत वकील साहब की अच्छी रही कि एक भी गोली उनके शरीर पे नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, वो फुटेज अगर चल जाता वो भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, वो खबर भी है, बिल्कुल उसको चलाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय कम है क्योंकि लाइव का समय है। तो उस खबर को भी पूरा का पूरा जिस तरीके से आपने बताया, उसको खबर को पूरा आपके साथ इसमें लाइव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है ज्ञानेंद्र कि प्रतापगढ़ में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है कि कोई बीच चौराहे पर गोली मार दे रहा है, कोई तांडव कर रहा है, कहीं प्रतापगढ़ में कोई देखा आपने किस तरीके से गोली उसके घर के द्वार पे ही मारी जा रही। लेकिन ये घटना तकरीबन बताई जा रही 4 से 5 बजे के आसपास की। प्रतापगढ़ पुलिस आपको विश्वास नहीं होगा, प्रतापगढ़ पुलिस पहुंचती है शाम को 7 बजे के आसपास। सोचिए वकील के ऊपर दिन दहाड़े, वो भी शहर में, शहर के रहीसी इलाके में जहाँ कई जानी मानी हस्तियां भी रहती है प्रतापगढ़ की, उस इलाके में दिन दहाड़े गोली मारना और उसके बाद बदमाश वहां से आराम से फरार हो जाना। और प्रतापगढ़ पुलिस सुशील सिंह की सुरक्षा में लगी हुई थी। ज्ञानेंद्र जब बिल्कुल एक चीज सवाल यही है कि नकाबपोश भी नहीं है, तो दिख भी रहा है कि कौन हमलावर है, लेकिन अगर पुलिस की गिरफ्त में है भी या फिर फरार है पुलिस की गिरफ्त से, क्योंकि जिस तरीके से लेट में पहुंची है, क्या पुलिस की गिरफ्त से फरार भी होगा अभी तक, जैसा समझ में आ रहा है कितनी बिल्कुल लेट है अगर प्रतापगढ़ पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यशैली समझ में आ रही है ज्ञानेंद्र, बिल्कुल इसे समझ में आ रहा है कि प्रतापगढ़ पुलिस किस कार्यशैली के साथ काम कर रही है कि एक अपराधी को इतने सारी एक थानों की फोर्स घेर करके ले जा रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि उसकी जान की चिंता है, उसकी जान की चिंता है, सुरक्षा देना बिल्कुल हर एक नागरिक को देना चाहिए, लेकिन किस तरीके से एक वकील को खुलेआम लहराते हुए पिस्टल से गोली मारने का वीडियो है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है तो सवाल बिल्कुल खड़े होंगे, और एक अपराधी के लिए इतनी सुरक्षा की तो सवाल जरूर खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। लेकिन जरूर प्रतापगढ़ से पुलिस से पूछिएगा कि आखिरकार कार्रवाई कब तक। आप हर समय लेट रहते हैं तो क्या जिंदगी निकल जाएगी या किसी को गोली लग जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बात पहुंचेंगे क्या, समझ में आएगा, जरूर पूछेंगे। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, लेकिन कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की एक खबर है और खबर ये 2 से 3 दिन पुरानी होगी, लेकिन आईबीसी ने इसको भेजा भी था, लेकिन किसी दिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से ये खबर ब्रेक नहीं हो पाई थी। और बिजी शेड्यूल ये था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी स्टोरी कवर की जा रही थी, अर्चना तिवारी मिसिंग केस, और उसमें हमारा डिस्टर्ब हर एक प्लेटफॉर्म लगा रहा, इस वजह से नहीं पाई। लेकिन ये स्टोरी बड़ी थी तो इसलिए हमको लगा कि ये हमारे दर्शकों को भी जो है देनी चाहिए और दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर है, हम एक हमारे पास तस्वीर है, वो तस्वीर एक बार पहले आप देखिए। वो तस्वीर कई सारी चीजें बयां करती है, वो आप सुनेंगे, उनका बयान भी है। सलून नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा से जुड़े हुए, हमारे सलून देहात से जुड़े हुए हमारे अमित कुमार जी, जो सरोज बिरादरी से हैं, उन्होंने अपना विवाह जो है सन्नू मानू से, जिनका परिवर्तित नाम सनातन में आने के बाद सोनाली रखा गया है, और हम हिंदू युवा वाहिनी परिवार और समस्त अखंड हिंदू जनमानस की तरफ से सोनाली का अपने सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपका सनातन में स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। सलवन नगर पंचायत क्षेत्र, थाना सलवन क्षेत्र के अंतर्गत की ये घटना है, और ये 2 से 3 दिन पुरानी घटना है अखंड। और इसमें अगर बात करें तो लगभग आप देख रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान संयोजक बताए जाते हैं, एग्जैक्टली नाम नहीं क्लियर, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के लोग हैं। और इनके जो अपने कुछ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लोग थे, उनको किसी एक पहले जो उनका नाम था सन्नो, उनसे उनको मोहब्बत थी, और उसकी मोहब्बत के बाद उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, और बाकायदे हिंदू रीत रिवाज के साथ हिंदू युवा वाहिनी ने इन दोनों का प्रेम विवाह मंदिर में जाकर के सकुशल हिंदू रीत रिवाज के साथ संपन्न कराया। और जिस तरीके से इन्होंने उनको कहा कि सनातन धर्म में आपका स्वागत है, ऐसे हर धर्मों में हम किसी धर्म की
वो नहीं करते, लेकिन हर धर्मों में अपने अपने आज के जमाने में हम इस खबर से सिर्फ इतना मैसेज जाना चाहिए कि हर धर्म को हर नजरिए से और हर धर्म को हर तरीके से देखना चाहिए, और हर धर्म की सम्मान, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो। तो हर धर्म को एक बराबर नजरिए से देखना चाहिए। हर धर्म के नागरिक को एक जैसी जीवन यापन करने का अधिकार है, और हम उस संविधान के देश में है जहाँ पे हमारे संविधान की गाथाएं दूर दूर तक जाती हैं, और उसी संविधान के लिए हम लोग जीते हैं और उसी संविधान के लिए हम मरते हैं। जी अखंड। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सभी को जीने का हक है और अपने अधिकार से, अपने मन के हिसाब से। अगर कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू को, अगर अपनी मर्जी से कहीं शादी करना चाहता है या किसी के साथ रहना चाहता है, जो भी चीजें हो उसके मन के हिसाब से ही चलते देना चाहिए, और किसी को इसको धार्मिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सब कुछ ठीक है, इन दोनों की शादी जरूर हुई है, चाहे हिंदू और मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू में, लेकिन यहाँ पर धार्मिक रंग जब जैसे ही किसी मसले में, किसी घटना में धार्मिक रंग अगर आता है, तो कहीं ना कहीं चीजें धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी जुड़ जाती हैं। अब होता इससे ही है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उससे परेशान होते हैं, उनके मन में विद्वेष फैलता है, दूसरे धर्म के प्रति अपमान की भावना आती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, कम से कम उनको इससे दूर होना चाहिए। ऐसे कोई भी किसी भी मसले में कम से कम कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका वो अपना व्यक्तिगत फैसला है कि वो किससे शादी करते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते। इसमें किसी भी संगठन को आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में दूसरी चीजें निकल करके सामने आती है, जो आप भी बता रहे हैं, क्योंकि हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ जरूर जुड़े हुए हैं और हर एक दूसरे समाज का और धर्म का सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाओं में अगर कोई दूसरा संगठन आएगा और संगठन आगे बढ़ करके उसमें अपनी भागीदारी निभाएगा, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म के लोग होंगे, दूसरे समाज के लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचती है और दिक्कतें पैदा होती है। फिलहाल इंद्रवीर, एक सवाल है बिल्कुल। कि क्या इस मसले पर रायबरेली प्रशासन की तरफ से या फिर सामने आती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद निकल करके सामने आता है? क्या जो लड़की है जिसने मुस्लिम से हिंदू में किया है, क्या उसके परिवार वालों की तरफ से या कोई दूसरे लोगों की तरफ से कोई बयान या कोई बातें निकल करके सामने आई हैं? नहीं, अगर इसमें कोई किसी तरीके का कोई बयान किसी भी संगठन के, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक संगठन था और ये गए उन्होंने, चूंकि जा करके उन्होंने करे, लेकिन इसमें प्रशासनिक या और भी कोई ऐसे जो पारिवारिक हैं दोनों जन के, चाहे वो अमित हो, चाहे वो सन्नो जो रही अब वो सोनाली बन गई हैं, तो उनके भी परिवार की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान अभी तक इस पे जारी नहीं हुआ, और ना ही कोई इसमें एक ऐसी भावनाएं अभी तक किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंची हो कि आने वाले समय में कोई ऐसा शांति व्यवस्था को लेकर के, ऐसी चीजों को लेकर के, जिसमें सौहार्द को लेकर के कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन नहीं है। हम सिर्फ इतना, हमारी खबर का मतलब है कि हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म के व्यक्ति को अपना अपना अपने इच्छानुसार जीवन यापन करने का अधिकार है और होना चाहिए, और देना भी चाहिए लोगों को। तो किसी भी संगठन के लोगों को जैसे ये आए साथ में, इन्होंने सपोर्ट किया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ये है कि हाँ, एक दोनों लोगों को, दोनों समझने, समाज को समझना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या अन्य किसी धर्म के हो, दोनों समाज को दोनों हर समाज के वर्ग को जगह देनी चाहिए कि आप अपना जीवन अपने 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 हिसाब से कर सकते हैं। जी बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि अगर कोई राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, तो उसमें किसी दूसरे संगठन को या किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ऐसे मसलों को जितनी शांति से समझाया जा सके, सुलझाया जा सके, तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? खबर है बड़ी, मैंने IBC 24 पे ही भेज रखी है वीडियो। ये खबर जो है बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक काम करने वाली ने सुबह जो है रसोई में गई और जा करके उसने एक गिलास उठा करके उसमें अपना जो है पेशाब किया और बर्तनों पे छिड़क दिया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की, जब मकान मालिक ने जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करी, तो उसमें उसने देखा तो उसका जो है सारा भांडा फूट गया। बाद में उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देके उस महिला को जो है पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जो है उससे पूछताछ की, लेकिन उसने सारी बातें बताने से इनकार कर दिया और उसने सीधा कह दिया कि मुझे जेल भेज दो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो ऐसा उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कि अपने घरों पर जो है काम करने वाले रखते हैं, और काम करने के बाद एक विश्वास के तौर पर ही उन्हें रखते हैं, लेकिन वो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो विश्वासघात करते हैं और उनका जो है एक ईमान जो है भ्रष्ट कर देते हैं। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, ये सभी लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है जो लोग अपने घरों में
कार्य करने वाले लोगों को रखते हैं, नौकर के रूप में रखते हैं। कई बार ऐसी खबरें निकल करके आती हैं। अभी हाल फिलहाल में राजधानी में आई कि एक नौकर जो अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत विश्वास किया था, घर के हर एक कोने से वो भली-भांति परिचित था, उसकी पत्नी भी परिचित थी और उस नौकर ने ही अपने मालिक का ना सिर्फ विश्वास तोड़ा, बल्कि उसके घर से गहने, कैश सब कुछ लेकर के गया और साथ ही साथ ना सिर्फ वो गहने और कैश लेकर गया, बल्कि उसको जगह-जगह उसने निवेश कर दिया। कहीं ज़मीन खरीदी, एसआईपी में लगाया। जो विश्वास तोड़ने का काम है, इन घरेलू काम करने वाले लोगों का, वो कहीं न कहीं ऐसी खबरें बताती है, क्योंकि जिस तरीके की ये खबर है, ये बहुत ही शर्मनाक खबर है, क्योंकि आपको विश्वास करके लोग अपने घरों में रखते हैं, लेकिन आप ना सिर्फ उनका विश्वास तोड़ते हैं, बल्कि इस तरीके का घिनौना कृत्य करके समाज में तमाम जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी, उनके लिए भी अविश्वास पैदा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या पुलिस ने मतलब इसको गिरफ्तार किया है इमरान? जी, पुलिस ने इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है और 170 आईपीसी में जो है इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई इस पर पूरी प्रक्रिया पर बयान नहीं आया है और ना ही जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से कोई तहरीर दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी ये जो है थाना नगीना में मौजूद है महिला और अभी जो है इसके परिवार की ओर से भी बुलाया जा रहा है, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन एक सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये महिला जो है उस परिवार में लगभग पिछले 10 सालों से काम कर रही थी, लेकिन जब परिवार को कुछ शक हुआ तो उस परिवार ने जो है रसोई के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसमें जो है आज सुबह जो है उसकी पूरी करतूत सामने आ गई। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, इस तरीके की तमाम खबरें आती रहती। राजधानी लखनऊ में भी आया था कि एक दूध वाले ने किस तरीके से दूध में थूक करके जो ग्राहक है उनको देने काम करते, कई वर्षों से तमाम ऐसे लोग देते थे। तो कम से कम लोगों को अब सतर्क और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की तमाम घटनाएं अब लगातार आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सजगता के साथ, सतर्कता के साथ अब देखना होगा, क्योंकि जो भी उनके घर में काम करने वाले कामगार हैं, जो घरेलू उनके यहाँ नौकर है, जो लोग भी घरों की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनके बर्ताव में क्या इस तरीके की चीजें आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी, एक नहीं, दो नहीं, चार ऐसी कई घटनाएं और खबरें आ चुकी हैं, जिसने ना सिर्फ लोगों को परेशान किया है, बल्कि हैरान भी किया है कि जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, वही उनका तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने खबर बताई है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं जो लोगों को, जो जिनके घरों में नौकर हैं और काम कर रहे हैं, वो विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की शर्मनाक घटना घर में काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। कौन सी बड़ी खबर? अखंड, हम इस समय खड़े हैं संभल के नगर पालिका परिषद में और आप तस्वीर में मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक मजार है, जिसको के संभल नगर पालिका परिषद का कहना है कि यह मजार नगर पालिका परिषद के जो कागजात हैं उनमें ये अंकित नहीं है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद और प्रशासन के लोगों ने मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उनको समझाया गया, या तो आप इसके जो साक्ष्य हैं वो प्रशासन को दें, जिससे कि पता चल सके कि ये वैध है या अवैध, और अन्यथा इसको यहाँ से हटा लें। अखंड। बिल्कुल अनिल, ये कितने वर्षों से ये मजार है और जिला प्रशासन को, नगर पालिका को, नगर परिषद को इतना वक्त क्यों लगा पता कर पाने में कि ये वैध है या अवैध है, इसके कागज हैं या नहीं है? क्या मतलब इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाती है क्या? पहले तो इस सवाल का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। अखंड, जो नेजा कमेटी के अध्यक्ष हैं शाहिद हुसैन मसूरी, उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद में उन्होंने बताया कि यह मजार लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। जब यहाँ पर नगर पालिका परिषद की स्थापना भी नहीं होती, उससे पुरानी यह मजार है और यहाँ पर चादर पोशी भी की जाती है, हालांकि, और नेजे का मेला भी लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है काफी सारी संख्या में आते हैं और यहाँ पर चादर पोशी करते हैं अखंड। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि इसको तोड़वाया जाएगा या हटाया जाएगा। समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया है और उनसे कहा गया है या तो इसके जो साक्ष्य हैं, कागजात हैं, वो यहाँ पर दें, प्रशासन को दें, और अन्यथा इसको यहाँ से हटाया जाए। अखंड। बिल्कुल अनिल, देखिए इस तरीके की स्थितियां जब पैदा होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास है या कहते हैं विद्वेष पैदा होने लगता है कि इतने पुरानी चीज का कागज कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन अगर प्रशासन आपसे कोई वैध चीज मांग रहा है तो आपको दिखाना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि ये चीजें हैं। लेकिन ये कह देने से कि 1000 वर्ष पुरानी है, इससे भी काम नहीं चलेगा और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को विश्वास में लेकर के कोई भी कार्रवाई करे, क्योंकि छोटी सी कार्रवाई जो भी होती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक दूसरा रूप ले लेती है। और संभल में इस तरीके की चीजों को देखने को साफ तौर पर मिली और संभल के हालात किस तरीके से बिगड़ गए थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उस
उस उपद्रव में, उस बवाल में कई लोग की जिंदगी चली गई। तो सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज को शांतिपूर्वक और सही तरीके से ही सुलझाया जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल यही है कि तमाम ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आती हैं। प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला है या प्रशासन के लोग हैं, बहुत जाते हैं, जिससे स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अगर समय रहते ही सारी चीजों पर कंट्रोल किया जा सके या कोई चीज अवैध गतिविधि हो रही, कुछ भी गलत हो रहा है, तो अगर समय रहते उसको रोका जा सकेगा तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके की स्थितियां पैदा नहीं होंगी, सवाल हो सके। फिलहाल अनिल, इस तमाम मसले को लेकर के आगे क्या कार्रवाई होगी, या फिर जो तमाम संगठित के लोग हैं या फिर तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस पर उन्होंने क्या राय रखी है, प्रशासन किस तरीके से हैंडल करेगा, इस पर भी जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए अनिल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही प्रशासनिक अमला है, अगर ये पहले जाग जाए तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा होंगी। लेकिन बाद में जागते हैं, स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं, कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं, तो इसके बाद ये कार्य करते हैं, जिसके बाद स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ पुलिस बल को सहयोग लेना पड़ता है, बल्कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है और समाज, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, उनके सामने एक बहुत बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। एक और ऐसी ही खबर है राजधानी लखनऊ से। यहाँ बिजनौर में एक कॉलोनी बनी है अवध रेजिडेंसी के नाम से। यहाँ पर करीब 40 जो ऐसे लोग हैं वहाँ परिवार रहते हैं, और जब ये मकान, ये कॉलोनी बनकर तैयार हो गई तो एलडीए के लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि कॉलोनी अवैध है। सबसे बड़ी बात है कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई, उस मकान में लोग रहने लगे, और मकान में रहने के बाद उन्होंने अपना पूरा घर संसार वहां पर बसाया, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल, सारी व्यवस्था कर ली। अब एलडीए ने वहां पर लिख रखा है अवैध, एलडीए द्वारा सील। लोग परेशान हैं, उनको खाली करने के लिए लोग डर के साए में जी रहे हैं कि कब वहां बुलडोजर पहुंच जाएगा और उनका ध्वस्त कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ जमीन जाएगी, घर जाएगा, बल्कि जो गाढ़ी कमाई उन्होंने उस घर के लिए लगाई थी, जो बैंक लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, वो कहां से और कौन अदा करेगा? क्या जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अगर यह अवैध कॉलोनी थी तो समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये भी एक सवाल है। अगर यह अवैध थी तो वहां पर इतने बड़ी तादाद में मकान कैसे बन गए? ये भी एक सवाल है। और अगर वो अवैध थी तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये भी सवाल है। तो अगर रजिस्ट्री आप कर रहे हैं, आप वहां मकान बनने दे रहे हैं, और अगर आपके सारे विभाग के कर्मचारी होने के बावजूद वहां पर एक बड़ी कॉलोनी विकसित हो जा रही है और आपकी आंखें नहीं खुल पाई, जब बंद करके तैयार हो गया, जब वहां पर लोग रहने लगे, लोगों ने ईएमआई करा ली, सब कुछ ले लिया, उसके बाद अगर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है और आपने बता दिया एक झटके में कि कॉलोनी अवैध है, तो उन लोगों का दोष क्या है जो वहां पर जा करके अपनी गाड़ी कमाई से उन्होंने मकान खरीदा, लोन पे बैंक लोन लिया और अब उसकी इंटरेस्ट ईएमआई चुका रहे हैं? क्या उनके जो नुकसान की भरपाई एलडीए प्रशासन करेगा? ये वो तमाम कर्मचारी करेंगे जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी नाक के नीचे एक अवैध कॉलोनी बस जाती है और तमाम परिवार वहां पर जाके रहने लगते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियां, क्योंकि जो एक घर होता है ना, वो सपनों का घर होता है। लेकिन इन अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस तरीके से अवैध कॉलोनी फलती फूलती है। बिल्डर लगातार इस तरीके जमीनें खरीद कर बना देते हैं, लोगों को घर बेच देते हैं, तब तक ये आगे नहीं आते जब तक वहां पर लोग चले जाते हैं। क्या ये माना जाए? क्योंकि वहां पे तमाम ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर के साथ इनकी एक सेटिंग होती है और सेटिंग के जरिए इस तरीके का खेल चलता रहता है। जब बिल्डर निकल जाता है तो वहां पर तरीके से लोगों को किया जाता है। उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो तमाम लोगों के ऊपर बर्बाद करने का एलडीए को कम से कम नहीं सोचेगा, किसी का भी नहीं रह जाएगा कॉलोनी को लेकर के। लगातार जो एलडीए के कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलोनियां कैसे आ जाती है, बन जाती है, लोग रहने लगते हैं और एलडीए के लोगों को पता ही नहीं चलता, अपने आप पे सवाल खड़े होते हैं। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुका है, जैसे कौन सी बड़ी बात? बिल्कुल बता दें खंड की आज अयोध्या की रामलीला यानी कि जो फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला हर वर्ष होती थी और कई चैनलों पर और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव भी दिखाया जाता था, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। जिस प्रकार से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सजा और संवारा, उसके साथ ही साथ अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला अयोध्या में हो रही है और इसका शुभारंभ यानी कि आज से शुरू हो चुका है। आज जो है मुख्य यजमान के रूप में जो है अयोध्या के महापौर गिरीशपत त्रिपाठी ने बाकायदा भूमि पूजन किया है और इसका शुभारंभ जो है नवरात्र के समय में 9 दिनों तक चलता है और बाकायदा रावण दहन होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो देश विदेश के फिल्मी कलाकार हैं वो इसमें प्रतिभाग करते हैं और एक मंचन, अनोखा मंचन देखने को नजर आता है। जी
बिल्कुल अपूर्व। अच्छा, क्या कोई इसमें तमाम जो फ़िल्मी कलाकार हैं, जो फ़िल्मी हस्तियाँ हैं, क्या वो आकर के यहाँ पर कोई अपना प्रदर्शन करेंगे? जो रामलीला होगी उसमें अपनी अभिनय का प्रदर्शन करेंगे, क्या ऐसी कोई खबरें हैं? जी, बिल्कुल मैं बता दूँ, जैसे रवि किशन, मनोज तिवारी, राजा मुराद जैसे अन्य ऐसे तमाम फ़िल्मी कलाकार जो जो है रामायण में कई पात्र जो है वो बनकर अभिनय करते हैं कलाकार के रूप में। तो कहीं न कहीं ये जो देखने लायक होता है, इसमें दूर-दराज से लोग इकट्ठा होते हैं और लेकिन एक बात सबसे अहम भी मैं बता दूँ कि इसका हिंदू महासभा ने विरोध भी किया है कि जो है राम जैसी नगरी में जो है फ़िल्मी कलाकारों द्वारा रामायण का मंचन, कहीं न कहीं इसका विरोध भी, एक तरफ विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये विरोध हर साल होता है, पिछले साल साधु संतों ने किया था, इस बार भी कुछ साधु संत जो है विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो विरोध और दोनों तरफ का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहा है। लेकिन हालाँकि लगातार लोग इसको पसंद किए हैं और देखने के लिए एक जो भीड़ है, उमदा भीड़ वो लगातार इकट्ठा होती रही। हाँ, बिल्कुल अपूर्व। लोगों की भीड़ इकट्ठा भी होती है, एक तरफ कार्य करने के लिए होता है, एक तरफ अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और रामलीला में आकर के अपना अभिनय, क्योंकि वो रोल होता है ना, उस रोल में समा जाते हैं लोग। लेकिन वहीं पर एक विरोध की भावना होती है, तो कोई भी कार्य होता है तो उसका पक्ष और विपक्ष होता है। एक तरफ लेकिन है, बड़ा अनुभव है और जिस तरीके से फ़िल्मी कलाकार, फ़िल्मी सितारे आकर के वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, तो अपने आप में अयोध्या वासियों को एक बड़ी एक ललक होती है इसको देखने की। और जिस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जाता है, अयोध्या नगरी अपने आप में एक राममय वहाँ पर परमानेंट माहौल है, क्योंकि राम भक्त लगातार अपने आराध्य के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब वहाँ पर देखने को मिलती है, तो अयोध्या वासियों को एक अलग-सा नज़ारा और एक अलग-सा दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। तो कम से कम जिस तरीके का वहाँ पे प्रदर्शन होना है, जिस तरीके की ये रामलीला है, अपने आप में एक अ अ अ अभूतपूर्व कदम है प्रशासन की तरफ से, अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग वहां पर कर रहे हैं। तो कम से कम जो अयोध्या वासी है उनके लिए एक सुगम ये पूरा का पूरा माहौल होता है, क्योंकि वो भी देख पाते हैं कि किस तरीके से जो हमारे फिल्मी सितारे वो आकर के किस तरीके से जो धार्मिक रोल में आकर के वो भी अभिनय आपका प्रदर्शन करते हैं उनके सामने। अपूर्व, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर है, इस खबर के साथ हम अंत करेंगे। खबर ये है कि जिस तरीके से खाद की किल्लत इस वक्त प्रदेश में है, उसको लेकर के जो कृषि विभाग है, वो अब सतर्क नज़र आ रहा है और उसने तमाम जो अधिकारी हैं, उनको फील्ड पर तैनात कर दिया है। उनकी निगरानी में ही अब सारी चीज़ें चल रही हैं। ना सिर्फ समितियाँ बल्कि दुकानदारों पर भी गहन सत्यापन के बाद ही बोरियों को, जो खाद की बोरियाँ वो दी जा रही है। क्योंकि कई जगह पर इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। लखनऊ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ही इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि उनको खाद की बोरी के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और दिन भर लाइन लगने के बाद 1 से 2 बोरी ही खाद उनको मिल पा रही है। तो जिसके बाद जो कृषि विभाग है वो जागा है, सतर्क हुआ है और वो अब पैनी नजर बनाए हुए है। सीमावर्ती इलाकों पर उसने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी उसने अपनी नजर बढ़ा दी है। तो ऐसे में अब कृषि विभाग फील्ड पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और निदेशालय के जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं अब कृषि विभाग, जो कहीं ना कहीं खाद की किल्लत से प्रदेश के जो तमाम किसान त्राहिमाम कर रहे थे, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, अब उसने एक रोड मैप तैयार किया और निगरानी के लिए फील्ड में अफसरों की तैनाती कर दी है, जिससे खाद की जो किल्लत है, कालाबाजारी जो हो रही है, उसे रोका जा सके। क्योंकि ना सिर्फ इससे हमारा अन्नदाता परेशान है, बल्कि उसकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कृषि विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, वो इस वक्त फील्ड में उतर चुके हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।